मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने हैरत से अपने पति को देखा। क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा था जो मैंने सुना था, या फिर ये मेरा कोई वहम था? मेरी सास भी पीछे ही खड़ी थी। उन्होंने अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो चीख पड़ी। अब कुछ उनके कहने का क्या फ़ायदा था? वो मेरी दुनिया उजाड़ चुका था। मैं बेयकीनी से कभी अपनी सास को देखती तो कभी अपने पति को। वो दोनों ही मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी सास ने कभी मुझसे किसी बात पर ताना नहीं दिया, ना ही कभी मेरे ख़िलाफ़ कोई बात की थी। मगर आज वो भी बेबस थीं, क्योंकि मेरा पति वो सब कुछ कर चुका था जो किसी भी औरत के आँचल पर सारी ज़िंदगी के लिए एक दाग बन जाता है। मैं आंखें फाड़े अपने पति को देख रही थी, जो मेरे सामने खड़ा मुझ पर क़यामत ढा चुका था। और जब वो अपने कमरे से निकल कर जाने लगा तो मैंने भागकर उसे पीछे से पकड़ लिया। मेरे इस तरह पकड़ने पर उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और कहने लगा कि अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे हाथ मत लगाओ। इससे पहले कि मैं लड़खड़ाकर गिर जाती, मेरी सास ने मुझे संभाला और अपने बेटे को बुरा भला कहने लगी। वो ख़ुद भी रो रही थी। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे पति ने ऐसी हरकत की है। मेरा पति कमरे से निकल कर चला गया था और मैं चुप खड़ी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक ये सब क्या हो गया। तो मैं चकरा कर अपनी सास के हाथों में ही झूल गई थी। उन्होंने मुझे बिस्तर पर बिठाया, मेरे चेहरे पर पानी डाला और मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं उनके सीने से लग कर तेज़-तेज़ रोने लगी। ये रोना शायद ज़िंदगी भर के लिए लिखा था। मैंने हकलाते हुए अपनी सास से कहा कि माँ जी, आपने देखा क्या सच में प्रभास ने मुझे तलाक दे दी? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने 12 साल उनकी सेवा की है, अपनी ज़िंदगी के 12 साल उनके नाम किए हैं, और आज वो इतनी अचानक से मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए मुझे बर्बाद करके चले गए। प्रभास तो हमेशा यही कहा करते थे कि वो आखिरी सांस तक मेरा साथ रहेंगे। उन्हें तो कभी इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि हमारे बच्चे नहीं हैं। तो फिर आज क्यों उन्होंने मुझ पर ये ज़ुल्म किया है? मेरी सास ने मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी कि बेटी, मुझे भी नहीं पता कि प्रभास को ये क्या हो गया है। उसने ये हरकत क्यों की है? और देखो, तुमसे तो बहुत मोहब्बत करता था, फिर कैसे तुम्हें तलाक दे दी? मैं तो ख़ुद तुमसे नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ। मेरे बेटे ने जो किया है, मैं उससे किसी भी तरह ठीक नहीं कर सकती। इस दुनिया में बहुत से लोग बेऔलाद होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि रिश्ते ख़त्म कर दिए जाएं। मैं और मेरी सास कई घंटों एक दूसरे से लग कर रोते रहे, लेकिन अब इस रोने से कुछ हासिल होने वाला तो नहीं था। आखिरकार मैंने अपना कुछ ज़रूरी सामान बांधा और एक आखिरी नज़र घर पर डाली। घर नहीं, एक महल था। प्रभास बहुत अमीर था, यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर कोई कमी थी तो वो औलाद की थी। मैं अपने ख्वाबों की किरचियाँ समेटे वापस अपने घर चली आई। वापसी का ये सफ़र बहुत दर्दनाक था। रह रहकर प्रभास की एक-एक याद मुझे डस रही थी। 12 साल बहुत अहमियत रखते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के 12 साल प्रभास को और उसके घर को दिए। मेरी हर छोटी से छोटी बात प्रभास से जुड़ी थी। मैं चाह कर भी कुछ अपने दिल से नहीं निकाल सकती थी। जब मैं अपने घर के दरवाज़े पर पहुंची तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे तो ये तक नहीं पता चला था कि कब मेरी सास ने मुझे गाड़ी में बिठाया और कैसे ड्राइवर मुझे यहाँ छोड़कर गया। मेरी माँ ने मुझे दरवाज़े पर इस तरह देखा तो कुछ हैरान हुई और कहने लगी, क्या हुआ, सामान लेकर क्यों आई हो? खैर तो है? मैंने अपनी माँ को बताया कि मम्मा, मेरी तलाक हो गई है। प्रभास ने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। ये सुनकर माँ के चेहरे पर ना कोई रंग आया था, ना कोई हैरानी। वो तो बस खामोशी से खड़ी मुझे देख रही थी, जैसे मैंने उन्हें कोई नॉर्मल सी बात बताई हो। हाँ, मगर मेरे छोटे भाई को ये बात सुनकर बहुत सदमा हुआ था। वो मेरे पास आया, मुझे अपने कमरे में ले गया, पानी पिलाया और हिम्मत देने लगा। वो मुझसे कह रहा था कि मैं प्रभास जीजू से ख़ुद जवाब मांगूंगा। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मम्मा भी पीछे चली आई थीं। भाई की बात सुनते ही उन्होंने कठोर स्वर में कहा, कोई ज़रूरत नहीं है प्रभास से सवाल जवाब करने की। जो उसे करना था वो कर चुका। अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। वैसे भी अब निशा को तलाक हो चुकी है और तलाक के बाद दोबारा इन बातों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम प्रभास से झगड़ा करके कुछ हल नहीं कर पाओगे, फालतू की बात ही बढ़ाओगे। वो तो साफ कह देगा कि मैं क्या करूँ, निशा बांझ थी, फिर तुम क्या कर लोगे? मम्मा के मुंह से ऐसी बातों सुनकर मुझे दुख पहुंचा था।
मेरी माँ मुझे अपने मुंह से बांझ कह रही थी। मैं किसी से क्या उम्मीद करती। भाई ने गुस्से से मम्मा को देखा तो मम्मा कहने लगी, मैं ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम जाकर उससे पूछोगे मेरी बहन को तलाक क्यों दी तो तुम्हें क्या लगता है आगे से वो क्या जवाब देगा? क्या उसके पास वजह नहीं है? उसने तो फिर भी तुम्हारी बहन को 12 साल अपने घर में रख लिया, वरना मर्द तो पहले ही साल बाहर खड़ा कर देते हैं। प्रभास करोड़पति आदमी है, अपनी माँ का इकलौता बेटा है, उसे भी तो अपनी जायदाद के लिए कोई वारिस चाहिए। मम्मा की कठोर बातों पर भाई उठकर कमरे से निकल गया। मम्मा मुझे कहने लगी कि भले ही तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन सच यही है और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि मर्द बच्चों के बगैर पत्नी का नहीं हो सकता। बच्चे ही माँ बाप के पैरों की बेड़ियाँ होती हैं। कोई भी फैसला करने से पहले मर्द अपने बच्चों की शक्ल देखता है। तुमने तो उसे ये खुशी नहीं दी, फिर वो तुम्हें क्यों बर्दाश्त करता? मम्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहने लगी, निशा, जो होना था वो हो गया है। तुम इस बात को कबूल कर लो कि तुम अपने पति को बच्चा नहीं दे सकी और इसी वजह से उसने तुम्हें छोड़ा है। मैंने एक नज़र उठाकर अपनी माँ को देखा, जो हद से ज़्यादा जवान और ख़ूबसूरत थी। विधवा होने के बाद भी उनके चेहरे पर मैंने कभी कोई दुख नहीं देखा था। वो मुझे हमेशा बहुत मजबूत नज़र आती और आज भी वो बहुत इत्मीनान में नज़र आ रही थी। बेटी के तलाक होने पर एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है, मेरी माँ को देखकर कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। जिस तरह वो मुझे तसल्ली दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई आस पड़ोस की औरत हो जो ये ख़बर सुन के मुझसे मिलने आई हो। मुझे अपनी माँ से कम इस तरह के बर्ताव की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तो लगा था कि वो जाएंगी और प्रभात से सवाल जवाब करेंगी, उससे पूछेंगी कि उसने ऐसा क्यों किया है, मगर वो तो बड़े आराम से मुझे ही सब्र करने का कह रही थी। रो रो कर मेरा हाल ख़राब हो चुका था। मैंने मम्मा से कहा कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं अपने कमरे में ठीक हूँ। मम्मा मुझे छोड़ कर चली गई और मैं बिस्तर पर लेटते ही तेज़ आवाज़ में रोने लगी। ऐसा लगता था कि कल ही की तो बात है कि मेरी और प्रभास की बात हुई थी। प्रभास ने अपनी मोहब्बत से मुझसे शादी की थी। जिस किसी ने भी हम दोनों को देखा चाँद और सूरज की जोड़ी कहा था। हर किसी की नज़र हम दोनों पर थी। मेरी सास खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैं सिर्फ उनके बेटे की ही पसंद नहीं थी, बल्कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। शादी पर हम दोनों को ना जाने किसी की ऐसी नज़र लगी कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी हमारे घर कोई औलाद नहीं हुई। मेरी सास और पति दोनों ही बच्चे की खुशी देखना चाहते थे। मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सभी ने ये साफ कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये खबर मुझ पर किसी क़यामत की तरह गुजरी थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे संभाल लिया था। वो बिल्कुल भी पुराने ज़माने वाली सास साबित नहीं हुई थी, वो जो बहू के बांझ होने का सुनकर उसे धक्का देकर घर से निकाल देती। बल्कि मेरी सास तो बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली थी। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, बेटा, बच्चे भगवान की देन है, अगर भगवान चाहे तो हो जाएंगे और ना चाहे तो नहीं होंगे। ये सब इंसान के हाथ में नहीं है, तुम बस प्रार्थना करती रहो। डॉक्टर कोई भगवान तो नहीं होते कि अगर उन्होंने कह दिया कि बच्चे नहीं होंगे तो नहीं होंगे। करिश्मे इसी दुनिया में ही तो होते हैं। सास की बात सुन के मेरे दिल को कुछ चैन आ गया था और मेरे पति प्रभास ने भी चुप साध ली थी। मुझे ससुराल में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं था, मगर मैं ही थी जो हर वक्त बच्चे की तमन्ना के लिए तड़पती रहती। साल पर साल गुजरते चले गए। हमारी शादी को 5 साल हुए तो मैंने प्रभास से कहा कि हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, लेकिन जब ये बात मेरी मम्मा तक पहुंची तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है किसी और के बच्चे को गोद लेने की। मम्मा ने मुझे ऐसे नुकसान बताए कि मेरा दिल काँप उठा। मैं सोचने लगी कि मम्मा ठीक ही तो कह रही हैं, अगर मैं किसी के बच्चे को लाऊंगी तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। अभी कल को मेरे अपने बच्चे हुए तो मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगी, और ये सोचकर मैंने खुद ही अपना इरादा छोड़ दिया। प्रभास ने तो ना पहले कुछ कहा था और ना ही बाद में कुछ कहा। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। पापा की मौत हो गई थी, मम्मा घर में अकेली रह गई थी। भाई तो कॉलेज चला जाता था, इसलिए अक्सर मम्मा दिन में हमारे घर चली आती थी। मैं घर के कामों में लगी होती तो वो थोड़ा बहुत वक्त मेरी सास के साथ बैठ जाती, फिर बाकी समय प्रभास के साथ बिताती थीं। प्रभास का अपना कारोबार था, वो कभी ऑफिस जाते तो कभी घर से ही काम कर लेते। उनके एम्प्लॉयज़ ही इतने थे कि उन्हें ज़्यादा काम काज की ज़रूरत नहीं थी। जब वो घर पर होते तो मुझे उनकी चिंता लगी रहती
कि घर की खामोश दीवारें उन्हें काटने को दौड़ती हैं और उन्हें बच्चे ना होने का ख्याल सताता होगा। इसीलिए तब मुझे भी इत्मीनान होता कि मम्मा के आने से हमारे घर में रौनक आ जाती और बच्चों की कमी का एहसास ना होता। वो थोड़ी शौक और चंचल सी थीं, देखने में भी मेरी बड़ी बहन जैसी ही लगती थीं। प्रभास से भी उनकी काफ़ी अच्छी बनती थी। उनके आने से प्रभास खुश हो जाते। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे। देखते ही देखते मेरी शादी को 12 साल हो गए थे। जो भी मुझे देखता वो हैरान होता कि मेरे पति ने 12 साल में कभी बच्चे को लेकर मुझसे कोई बात ही नहीं की थी, ना कभी कुछ बुरा कहा था, बल्कि हमारा रिश्ता तो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया था। हर कोई कहता कि पति हो तो प्रभास जैसा, पत्नी को उफ़ तक नहीं करता। मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि मेरी सास का बर्ताव भी बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे क्या मालूम था एक दिन अचानक ही मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ेगा। ये हमारी शादी की सालगिरह का दिन था। प्रभास घर आए तो उनका मिजाज कुछ अजीब सा था, कुछ खामोश खामोश लग रहे थे। मैंने घर में ही केक भी बना लिया था और अच्छे अच्छे खाने भी। इससे पहले कि मैं केक लेकर आती, प्रभास को याद दिलाती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, कि तभी उन्होंने कुछ कागज़ मेरे हाथ में पकड़ाए। मुझे लगा कि शायद एनिवर्सरी का गिफ्ट लेकर आए होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने वो कागज़ को खोलकर देखा, मुझे लगा कि मैं अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह सकूंगी। वो तलाक के पेपर्स थे। ऐसा क्यों हुआ था मैं नहीं जानती थी। कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था और फिर सब कुछ होता ही चला गया और मैं अपने घर वापस पहुंच गई। क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत से सवाल आते जो दिल में मचल रहे थे। अगर बच्चों की वजह से प्रभास ने मुझे तलाक दी थी तो फिर इतने साल इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी, और अगर कोई और बात थी तो मुझे क्यों पता ना चल सकी। मेरे और प्रभास के बीच कब इतनी दूरियां आ गई थीं कि तलाक जैसी बात हमारे बीच आती। मैं बस अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रही थी। मुझे कमरे में पड़े पड़े शाम होने लगी थी जब घर की नौकरानी मेरे पास आई। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। कहने लगी कि दीदी, आप सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली, ना ही आपने कुछ खाया है। थोड़ा बहुत तो कुछ खा लीजिए। मैंने नज़र उठाकर देखा जो तकरीबन 20 सालों से हमारे घर काम कर रही थी, मेरे पापा की वफ़ादार थी। मुझे उससे बहुत लगाव था, इसलिए उसे देखते ही मेरी आँखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसने मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ आपके साथ हुआ बुरा हुआ, लेकिन आपके नसीब आपके माँ ने फोड़े हैं। मैंने रोते रोते ही चमेली की तरफ देखा, जिसकी बात मेरी समझ से बाहर थी। उसने प्लेट मेरे सामने रखी और ख़ामोशी से कमरे की सफाई करने लगी। मैंने कहा कि चमेली, ये क्या कह रही हो। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और कुछ जवाब दिए बगैर ही कमरे से सफाई करके निकल गई। मुझे लगा शायद वो ये बात कहना चाह रही है कि मम्मा ने मुझे बच्चा गोद न लेने दिया और इसी वजह से मुझे तलाक हो गई। मैंने इस बात को अनदेखा करके खाना साइड में रख दिया। मेरे गले से एक निवाला भी नहीं उतरने वाला था। रात के समय भाई कमरे में आया। उसने इस तरह खाना साइड में रखे देखा तो ज़बरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और कहने लगा कि दीदी, इस तरह ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी। अपने आप को मजबूत करो और हालात से लड़ना सीखो। जो होना था वो हो चुका। आप कब तक शौक़ मनाएंगी। भाई, ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कैसे आगे बढ़ जाऊँ, कैसे भूल जाऊँ उस इंसान को जिसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। मुझे कोई कारण तो बताए। वो कह दे कि उसने मेरे बांझ होने की वजह से मुझे तलाक दी तो मुझे सुकून हो जाए, ताकि मेरी कमी ने उन्हें यह फ़ैसला करने पर मजबूर किया है। लेकिन प्रभास ने इन 12 सालों में कभी मुझे इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि मैंने उन्हें बच्चा नहीं दिया है। तो फिर अचानक इस बात को लेकर वो मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। मुझे यकीन है बात कुछ और है। काश कि मुझे पता चल जाए कि किस वजह से उन्होंने मुझे छोड़ा है, तो मेरे बेचैन दिल को चैन आ जाएगा। भाई ने मुझे दिलासा दिया और कहने लगा, आज नहीं तो कल तुम्हें सब पता चल ही जाएगा। भाई ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और नींद की दवा देकर चला गया। थोड़ी ही देर बाद मैं सो गई। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो ऐसा लगा कि जैसे रात मैंने कोई भयानक सपना देखा होगा। लेकिन जब आसपास नज़र दौड़ाई तो मैं अपनी माँ के घर पर ही थी, और जैसे ही मुझे पता चला कि ये सपना नहीं बल्कि मुझ पर बीती भयानक हकीकत है, तो मैं एक बार फिर से रोने लगी थी। चमेली दोपहर के वक्त सफाई के लिए आई तो मैं उससे बातें करने लगी। उसे अपनी और प्रभास की आपबीती सुनाने लगी। मेरी हर बात प्रभास से शुरू होकर प्रभास पर ही ख़त्म हो जाती थी।
चमेली खामोशी से सफाई करते करते मेरी बातें भी सुन रही थी और जब सफाई पूरी हो गई तो कहने लगी, दीदी जी, आपकी माँ ही ऐसी हैं तो क्या कर सकते हैं। आपकी माँ ने ही आपके नसीब फोड़े हैं। भला कोई माँ अपने बच्चे की दुश्मन कैसे हो सकती है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि चमेली, कैसे बातें करती हो, क्यों मम्मा के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। मेरी मम्मा तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरे नसीब में औलाद का सुख होना ना होना तो भगवान की तरफ से है। बस प्रभास को ही ये बात समझ में नहीं आई। चमेली ने मेरी तरफ देखा, उदासी से मुस्कुराई और कमरे से निकल गई। वो ना जाने क्या कहना चाहती थी, खुलकर कहती भी नहीं थी और मुझे समझ में भी नहीं आती थी। ऐसे ही दिन गुजरते चले जा रहे थे। चमेली जब भी बात करती वो कोई ना कोई ऐसी ही बात करती और मेरे पूछने पर उसे कोई जवाब ना आता। कभी कभी तो मुझे लगता कि वो पागल हो गई है या फिर मेरा दिमाग ख़राब करना चाहती है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मैं कुछ सही होती जा रही थी। मैंने आंसू बहाना भी छोड़ दिए थे। अपने दिल को दिलासा दे दिया था कि अब मेरा और प्रभास का कोई रिश्ता बाकी नहीं बचा। मैं कमरे से निकलती तो ये देखकर हैरान रह जाती कि मम्मा सारा सारा दिन घर से बाहर रहती थीं। कहाँ जाती थीं, क्या करती थीं, मुझे नहीं मालूम था। मैं पूछती तो कहती कि मेरा घर में दिल नहीं लगता। पहले तुम्हारे घर चली जाया करती थी, अब तुम खुद यहीं आकर बैठ गई हो तो मैं आस पड़ोस में जाकर दिल बहला लेती हूँ। मैं कहती कि मेरे साथ वक्त बिताएं, मुझसे बातें करें, मेरा दिल भी बहल जाएगा। लेकिन मम्मा को ज़माने भर की सैर सपाटे से फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। जाने किसके घर से क्या खाकर आई थी जो उल्टियाँ रुकने के नाम ही नहीं ले रही थी। भाई उन्हें अस्पताल लेकर गया तो मैंने सोचा कि धुले हुए कपड़े उनकी अलमारी में पहुंचा देती हूँ। चमेली ने पता नहीं क्यों आज छुट्टी की थी। घर के काम भी मुझे ही करने पड़े थे। धुले हुए कपड़े उनकी अलमारी में रखने लगी तो अचानक ही मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हाथों से उस कागज़ के टुकड़े को उठाया तो मुझे लगा कि किसी ने मेरे सिर पर आसमान गिरा दिया हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अगर ये पेपर्स मैंने अपनी आंखों से ना देखे होते तो शायद मैं मर कर भी इस बात का यकीन ना करती कि मेरी माँ ने वाकई में मेरे नसीब फोड़े थे। मैं उन पेपर्स को दुपट्टे में छुपाए कमरे से बाहर चली आई थी। कुछ ही देर बाद मम्मा और भाई घर लौटे थे। भाई के चेहरे पर 12 बज रहे थे। मम्मा भी बहुत चुप थी। मैंने पूछा, क्या हुआ है, तो भाई कहने लगा, ये तुम मम्मा से ही पूछो, डॉक्टर कह रहा है कि हमारी मम्मा उम्मीद से हैं। भाई की बात सुनकर भी मैं सुकून से बैठी रही तो मेरी मम्मा हैरत से मुझे देखने लगी और भाई भी पूछने लगा, दीदी क्या तुम्हें हैरत नहीं हो रही है, गुस्सा नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। मैंने नहीं में सिर हिलाया और वो पेपर्स उनके आगे लहरा दिए। जो मेरे पास थे वो मेरी माँ की शादी के पेपर्स थे और उन्होंने वो शादी मेरे पति प्रभास के साथ की थी। भाई ने वो पेपर्स देखे तो कहने लगा, ये क्या है मम्मा, आप कैसे प्रभास जैसे इंसान से शादी कर सकती हैं। जिस इंसान ने आपकी बेटी को तलाक दी आपने उससे ही शादी रचा ली। कैसी माँ हैं आप। मम्मा गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी, खबरदार, अब जो तुम दोनों ने मुझे मम्मा कहा, मम्मा शब्द सुनकर मैं थक पक चुकी हूँ। मैं कोई औरत नहीं हूँ। मेरी और निशा की उम्र में कोई 3 साल का ही तो फ़र्क होगा। तुम्हारे बाप ने मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाया और तुम दोनों की माँ के मरने के बाद मुझसे शादी कर ली। उस वक्त मैं 16 साल की थी जब दुल्हन बनी इस घर में आई और तुम 2 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। आखिर कब तक मैं विधवा का चोला पहन कर रखती। मेरा भी ज़िंदगी पर कोई हक़ है। मैं भी सजना संवरना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। इस निशा ने प्रभास को क्या दिया, एक बच्चा तक तो नहीं दे सकी। मैंने अपनी खूबसूरती, अपनी मोहब्बत से ना ही प्रभास का दिल जीता बल्कि उसने मुझसे शादी भी की है और अब मैं उसे बच्चे की खुशी भी देने वाली हूँ। जल्द ही प्रभास मुझे यहाँ से ले जाएगा और मैं उसके घर में राज करूँगी। तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत अय्याशियाँ कर लीं, अब तुम अपनी बहन को खुद संभाल के रखो। हमारी सौतेली माँ खुशी से अपनी कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। भाई मुझे देख रहा था और मैं भाई को ये हमारी माँ का कौन सा चेहरा था। भले ही वो सौतेली थी लेकिन हमने उन्हें सगी माँ की तरह प्यार किया था। वो जब भी मेरे घर आती तो मैं उन्हें सर आँखों पर बिठाती, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो अपनी गंदी नज़र लेकर मेरे घर आती हैं। उनकी नीयत में खोट है। मेरा बड़ा सा घर, अमीर और ख़ूबसूरत पति उनकी नज़रों में खटक रहा था और बहुत चालाकी से उन्होंने सब कुछ अपने कब्ज़े में कर लिया था और मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि समझ ही नहीं पाई।
हमारी नौकरानी चमेली इसलिए मुझे कहती थी कि आपकी मम्मा ने आपके नसीब फोड़े हैं, क्योंकि उसे हर बात की खबर थी। वो घर में रहने वाली ऐसी ही नौकरानी थी जिसकी नज़र हर छोटी से छोटी चीज़ पर हुआ करती है। मम्मा ने शायद प्रभास को फ़ोन कर दिया था, क्योंकि शाम के वक्त प्रभास आए थे मम्मा को लेने के लिए। मैंने नज़र भर कर उनकी तरफ देखा तक नहीं। मेरे दिल से उनकी मोहब्बत खुद ब खुद मिट गई कि मुझे वो वजह पता चल चुकी थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ा था। प्रभास की नज़रें झुकी हुई थीं, शायद वो मुझसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। मम्मा प्रभास के साथ चली गई थीं। घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई रह गया। कुछ ही समय में मेरे भाई ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा। लड़का बहुत अच्छा और शरीफ था। उसकी पत्नी दूसरे बच्चे की पैदा होने के वक्त मर गई थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे। उसे उन बच्चों के लिए एक अच्छी औरत की ज़रूरत थी। मैंने फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि इस तरह मेरी कमी भी दूर हो जाती और मुझे सहारा भी मिल जाता। भाई ने सादगी से मेरी शादी कर दी। वो दोनों छोटे बच्चे मेरी गोद में आए और मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई हो। मैं अपने दूसरे पति के साथ बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही हूँ। भगवान ने मेरे नसीब में खुशियाँ लिख दी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ और प्रभास किस हाल में हैं, और ना ही मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे अफ़सोस होता है कि मैंने जिसे अपनी माँ समझा वो मेरी खुशियों की दुश्मन निकली। हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती, लेकिन कुछ औरतें माँ कहलाने के लायक भी नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।